बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, अवाम की लापरवाही कोरोना शिद्दत इख्तियार कर गया। कोरोना की चौथी लहर कहर ढाने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना केसेस में तेजी वाक़ई हो गई। 124 अफराद कोरोना के शिकार हो गए। कोरोना मरीजों की सबसे ज्यादा शरह फैसलाबाद में देखने में आई। माहिरीन ने कोरोना की बढ़ती तादाद पर सर पकड़ लिए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आवाम की लापरवाही की वजह से कोरोना एक दफा फिर शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की चौथी लहर कहर ढाने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना केसेस में तेजी आ गई। 124 अफराद कोरोना का शिकार। कोरोना मरीजों की सबसे ज्यादा शरह फैसलाबाद में देखने में आई। माहिरीन ने कोरोना की बढ़ती तादाद पर सर पकड़ लिए। आपको कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि आवाम की लापरवाही की वजह से कोरोना शिद्दत इख्तियार कर गया। कोरोना की चौथी लहर कहर ढाने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना केसेस में तेजी आ गई। 124 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना मरीजों की सबसे ज्यादा शरह फैसलाबाद में देखने में आई। माहिरीन ने कोरोना की बढ़ती तादाद पर सर पकड़ लिए। इस पर तफसीलन बात करते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से। जी देखिए, टोबाटेक्स समेत फैसलाबाद डिवीजन की सूरत हाल की बात करें तो कोरोना जो है रोजाना की बुनियाद पर अपनी शिद्दत जो है वो इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। बेशुमार जो है लोगों पर जो है केसेस का सामना हो रहा है, लेकिन लोगों की सबसे बड़ी वजह जो है लापरवाही है, जिसकी वजह से कोरोना की शिद्दत जो है उसमें इजाफा हो रहा है। टोबाटेक्स की सूरत हाल की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है नए 26 केसेज जो है जिला भर में रिपोर्ट हुए हैं, जो अब जिला भर में एक्टिव केसेज की तादाद जो है 203 तक पहुंच चुकी है। एक वक्त था कि जब सिर्फ 4 केसेज आए किए थे और ये कहा जा रहा है कि जिला भर कोरोना से फ्री हो जाएगा, लेकिन चौथी लहर ने जो है एक दफा फिर जो है कहर ढाना शुरू कर दिए हैं। और अब जो है BHQ हॉस्पिटल में अगर बात करें तो कोरोना के 10 जो है तशवीशनाक मरीज अभी भी ज़ेरे इलाज हैं और मुख्तलिफ घरों की अगर बात करें 193 जो है होम आइसोलेट हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महकमा सेहत की जानिब से 205 जो है टेस्ट किए गए हैं और महकमा सेहत की जानिब से लोगों से यही इल्तिमास की जा रही है, खुदा दारा मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जो एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, अपने समेत अपने घर वालों को महफूज रखें ताकि कोरोना की जो बढ़ती हुई शरह है उससे ज़्यादा कमी वाक़ई हो सके। लेकिन शहरी जो है वो महकमा हेल्थ के जो इक़दाम है, महकमा हेल्थ की जानिब से जो हदायत जारी की जा रही है, इसको जो है नो तक नहीं रेंगते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से शरह दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक तरफ चिकन महंगी तो दूसरी जानिब सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। आलू 75 रुपए, प्याज 44, सब्ज मिर्च 66, टमाटर 76 रुपए फी किलो हो गए। अदरक 315, लहसुन 120, शिमला मिर्च 115, फूल गोभी 88 और बंद गोभी 78 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। रेट्स में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। आपको महंगाई की सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे कि आलू 75 रुपए, प्याज 44 और सब्ज मिर्च 66, टमाटर 76 रुपए फी किलो हो गए। अदरक 315, लहसुन 120 और शिमला मिर्च 115, फूल गोभी 88 और बंद गोभी 78 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। रेट्स में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। आपको महंगाई की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि आलू 75 रुपये, प्याज 44, सब्ज मिर्च 66, टमाटर 76 रुपये फी किलो हो गए। अदरक 315, लहसुन 120, शिमला मिर्च 115, फूल गोभी 88, बंद गोभी 78 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगी। रेट्स में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। शहरी शदीद परेशान है महंगाई की वजह से। आपको महंगाई के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि आलू 75 रुपये, प्याज 44, सब्ज मिर्च 66, टमाटर 76 रुपये फी किलो हो गए। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबाटेक्स की सब्जी मंडी की अगर बात करें, अशिया खुर्दनोश के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट्स में तो बदल नजर आ रहा है। आलू की अगर बात करें 73 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह प्याज की बात करें, प्याज 44 रुपये फी किलो के हिसाब से, टमाटर जो है वो कदरे कम हो चुका है, 53 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ आ रहा है। अदरक जो है 315, लहसुन 115, सब्ज मिर्च जो है 58 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। शिमला मिर्च 110 रुपये। शहरी इस पर क्या कहते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, आप बताइए किस तरह समझते हैं रेट्स के हवाले से जो है रद्द-बदल नजर आ रहा है। सर जनाब, मैं तो सब्जी मंडी में आज जैसे पहले आता हूँ उस तरह का तो रेट ही कोई नहीं है और किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा है। ये आधा किलो टमाटर मुझे 60 रुपये किलो के हिसाब से मिले हैं, जो कम से कम 20 रुपये किलो होते थे। और जब से ये गवर्नमेंट आई है इस हिसाब से तो ये जितनी महंगाई की हुई है, गरीबों का तो इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है।
जहां हम 1 किलो या 2 किलो टमाटर लेके जाते थे, अब आधा किलो टमाटर लेके जा रहा हूं। और जो अरबी है, अरबी 40 रुपए किलो 30 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं, वो भी आधा किलो लेने की हिम्मत है बस, और कुछ नहीं। कारोबारों का बहुत बुरा हाल हुआ है और महंगाई की वजह से कोई चीज़ को हाथ नहीं लग रहा है। आप इनके किसी चीज़ को भी देख लें, ख्वाह वो आलू हों, वो ख्वाह प्याज हों, बाज़ार में प्याज 200-250 रुपए किलो मिल रहा है, तो क्या गरीब आदमी प्याज लेके जाए या आलू लेके जाए, इसी परेशानी में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और शहरियों को यह कहना है कि अच्छी खासी महंगाई है, जिसकी वजह से लोग जो है ख़ास तौर पर गरीब जो तबका है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं कर रही। और ये रेट लिस्ट जो है रोज़ाना के बुनियाद पर जारी तो की जा रही है, लेकिन इस पर अमली तौर पर जो है इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मनमर्जी के रेट जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर धनिया की बात करें 115 रुपये, फूल गोभी 88 रुपये, बंद गोभी 78 रुपये, अरबी 30 रुपये, घिया तोरी 58 रुपये, गाजर 56 रुपये, बैंगन 28 रुपये और करेले 125 रुपये, खीरे 68 रुपये, लीमू देसी जो है 115 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हो। इसके साथ साथ फलों की बात करें। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदे और ज़िले अफसरान शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गए। 30,000 आबादी पर मुश्तमिल मोहल्ला अहमदपुरा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया। इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। आपको इस हवाले से आगाह करें कि चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदे और ज़िले अफसरान शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गए। 30,000 आबादी पर मुश्तमिल मोहल्ला अहमदपुरा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया। इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। आपको बता रहे हैं कि चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदे और ज़िले अफसरान शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। 30,000 आबादी पर मुश्तमिल मोहल्ला अहमदपुरा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। इलाका मकीन अपने लिए साफ पानी से महरूम हो गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़िले इंतजामिया चिन्योट के इलाके मोहल्ला अहमदपुरा के मकीनों को सहूलियात फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। 30,000 से ज़ायद आबादी का ये मोहल्ला है, लेकिन यहाँ पर एक भी फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो साफ़ और शफाफ पानी के हसूल के लिए जो है वो जुमरा चौक और दीगर इलाकों का रुख करने पर मजबूर है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद। सर, आप देखिए कि पूरे इस इलाके में एक भी फिल्टर नहीं है, क्या कहते हैं? जी, हमारी आबादी मोहल्ला अहमदपुरा की तकरीबन कोई 35-40 हज़ार के करीब है, लेकिन पूरी आबादी में हमारे पास जो है वाटर फिल्टर प्लांट नहीं है। हमारा जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो काफ़ी अरसे से गंदा और गर्दलूद हो चुका है। हम ज़िली इंतज़ामिया से इल्तमास करते हैं कि वो जल्द अज जल्द वाटर फिल्टर प्लांट का इनकाद करें ताकि हम अच्छा पानी पी सकें। अच्छा सर, आप देखिए कि पूरे इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, साफ़ पानी कैसे जो लेकर आते हैं, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अपनी ज़िले इंतज़ामिया से इल्तमास करता हूँ कि हमारा इलाका 35-40 हज़ार की आबादी का है और हमें दूर दराज इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए पानी लेने हम जाते हैं। दूर दूर इलाके हमारे बच्चे छोटे छोटे वो वबाई बीमारियों में उनको कोई हमें साफ़ पानी मुहैया नहीं है। हम अपनी ज़िले इंतज़ामिया से इल्तमास करते हैं कि वो हमारे इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द से जल्द लगवाए, हमारे अशद ज़रूरत है। तलबा कर रहे हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाए। सर, आप देखिए कि पूरे इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, कैसे जो है वो पानी लेकर आते हैं, क्या कहते हैं, कितनी परेशानी है? सर असी तो जुमरा चौक तो ले जाके पानी बड़ी तंगी है, बच्चे हर गली के गटर खुले ने, गंदगी फैली है, बीमारियां का सबब बनते हैं। तो असी तो ये महकमे अगे गुजारिश कर सकते हैं कि साढ़े उत्ते कोई साढ़े हाल रहम करन ते थोड़े जे तवज्जो देन, साढ़े हाल सानू ये सहूलत मुयसर करन। अच्छा, बिल्कुल चिन्योट का इलाका मोहल्ला अहमदपुरा जहाँ पर कोई सहूलत हुकूमत की जानिब से फराहम नहीं की गई। इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ फिल्ट्रेशन प्लांट का मुतालबा किया जा रहा है और इलाका मकीन शदीद परेशान है। इस सवाल से इलाका मकीनों का ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाए ताकि इलाका शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि जड़ावाला रोड के मकीनों के लिए अच्छी खबर। TNT कॉलोनी जड़ावाला रोड पर लटकती बिजली की हाई टेंशन तारों को तब्दील करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। खस्ता हाल लटकती हाई टेंशन तारों की तब्दीली से सार्फिन तक बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बना जा सकेगा। आपको बता रहे हैं कि जड़ावाला रोड के मकीनों के लिए अच्छी खबर। TNT कॉलोनी जड़ावाला रोड पर लटकती बिजली की हाई टेंशन तारों को तब्दील करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। खस्ता हाल लटकती हुई टेंशन तारों की तब्दीली से सार्फिन तक बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि जड़ावाला रोड के मकीनों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। TNT कॉलोनी जड़ावाला रोड पर
لٹکتی بجلی کی ہائی ٹینشن تاروں کو تبدیل کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ خستہ حال لٹکتی ہائی ٹینشن تاروں کی تبدیلی سے صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں جڑاوالا روڈ کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ TNT کالونی جڑاوالا روڈ پر لٹکتی بجلی کی ہائی ٹینشن تاروں کی تبدیلی کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اویس علی سے، جو اویس بتائے گا۔ والا روڈ کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ہے، اب تکنیکی مسائل اور دیگر مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ بجلی کی بندش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی حوالے سے فیسکو چیف کی ہدایت پر جو ہے وہ جڑاوالا روڈ TNT کالونی کے نزدیک جو ہائی ٹینشن بجلی کی لٹکتی تاریں ہیں ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بجلی کی ہائی ٹینشن لٹکتی تاروں کو تبدیل کرنے سے جو ہے وہ ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جڑاوالا روڈ کے مکینوں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اسی والے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ فیسکو چیف کی ہدایت پر جڑاوالا روڈ پر جو TNT کالونی کے نزدیک ہائی ٹینشن لٹکتی بجلی کی تاریں ہیں ان کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے اور اب جو ہے وہ ان کی تبدیلی کا کام بھی جاری ہے تاکہ ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے اور صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دنیا کی سب سے بڑی آٹو میکر کمپنی ٹویوٹا نے اپنی گاڑیوں کی پیداوار میں 40% کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیا گاڑیوں کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سیلز میں کمی ہے، کورونا وبا کے باعث عالمی معاشی بحران یا پھر وجہ کچھ اور ہے؟ آپ کو اس خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ دنیا کی سب سے بڑی آٹو میکر کمپنی ٹویوٹا نے اپنی گاڑیوں کی پیداوار 40% کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیا گاڑیوں کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سیلز میں کمی ہے، کورونا وبا کے باعث عالمی معاشی بحران یا پھر وجہ کچھ اور؟ جی بالکل، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی آٹو میکر کمپنی ٹویوٹا نے اپنی گاڑیوں کی پیداوار 40% کم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا گاڑیوں کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سیلز میں کمی ہے، کورونا وبا کے باعث عالمی معاشی بحران یا پھر کچھ اور؟ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی آٹو میکر کمپنی ٹویوٹا نے اپنی گاڑیوں کی پیداوار 40% کم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا گاڑیوں کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سیلز میں کمی ہے، کورونا وبا کے باعث عالمی معاشی بحران یا پھر کچھ اور ہے؟ اس حوالے مزید تفصیلات جانتے ہیں شہراز بٹ سے۔ جی شہراز، بتائیے گا کہ کمپنی اپنی پیداوار کم کیوں کر رہی ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح بتایا کہ دنیا کی سب سے بڑی کار ساز کمپنی ٹویوٹا نے اپنی پروڈکشن میں 40% کمی کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ گلوبلی ہوا ہے۔ اس کی وجوہات میں جس طرح سے آپ نے بتایا سیلز میں کمی شامل نہیں ہے یا پھر کوئی اور وجوہات جس میں کرونا وبا کی وجہ سے جو معاشی بحران اس وقت گلوبلی آیا ہوا پورے خطے میں، پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں آیا ہے، یہ بھی وجہ نہیں ہے، بلکہ سب سے مین وجہ جو ہے وہ مائکرو چپ بتائی جا رہی ہے جو کہ گاڑی کے تمام فنکشنز کو کنٹرول کرتی ہے، گاڑی کے اندر نصب ہوتی ہے۔ اور یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مختلف کار ساز کمپنیوں کی ڈیلیوری ٹائم جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ مائکرو چپ ہے۔ مائکرو چپ پوری دنیا میں صرف جاپان جو ہے وہ تیار کرتا ہے اور جاپان کی یہ مائکرو چپ بنانے والی کمپنی جو ہے مائکرو چپ کی شارٹیج کی وجہ سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹویوٹا نے جو ہے اپنی پروڈکشن کو 40% کم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ٹویوٹا نے جاپان میں اپنی پروڈکشن کم کر دی ہے، بلکہ دیگر ممالک میں جس میں پاکستان بھی آتا ہے، یورپین کنٹریز بھی شامل ہے، وہاں پہ بھی پروڈکشن کم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، جس سے ظاہری طور پر آبویسلی پاکستان پہ بھی افیکٹ آئیں گے اور پاکستان میں بھی گاڑیوں کی جو سیلز میں اس وقت ریکارڈ اضافہ کیا ہے ٹویوٹا نے، اور اس کو باقاعدہ طور پر وزیر اعظم پاکستان نے 3 دن پہلے ایک میڈیا سے خطاب میں باقاعدہ طور پر قوم سے جو خطاب کر رہے تھے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ ٹویوٹا نے اس وقت ریکارڈ گاڑیاں جو ہیں سیل کی ہیں، تو اس پر افیکٹ آئے گا جس سے سیلز میں کمی بھی ہوگی اور ظاہری بات ہے پروڈکشن جب کم ہوگی تو سیلز بھی کم ہوگی۔ تو اس حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے ایک بہت بڑا انکشاف ہے جو کہ کار ساز کمپنی میں دیکھنے کو مل رہا ہے، ایک مائکرو چپ کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑیوں کی پروڈکشن میں کمی کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس وقت آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ریوائول آیا، لیکن اس کے لیے یہ بہت بڑا شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سود کی رقم کیوں ادا نہ کی، تھانہ بلوچنی کا تھانے دار لیاقت خاندان کو تھانے اٹھا لایا، ماں باپ کو شیرخوار بچی سمیت غیر قانونی حراست میں رکھنے کی موبائل فوٹیج 41 کو موصول ہو گئی۔ شہری غلام علی کو والد اور بیوی سمیت زمین پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ مظلوم خاتون بھوک سے بلکتی بچی کو اہلکار کی موجودگی میں دودھ پلانے پر مجبور ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ تھانہ بلوچنی کا تھانے دار لیاقت خاندان کو
थाने उठा लाया। माँ बाप को शीरखार बच्ची समेत गैर कानूनी हिरासत में रखने की मोबाइल फुटेज 41 को मौसूल हो गई। शहरी गुलाम अली को वालिद और बीवी समेत जमीन पर बैठे देखा जा सकता है। मजलूम खातून भूख से बिलखती बच्ची को एहलकार की मौजूदगी में दूध पिलाने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब बताएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस कौम की मुहाफ़िज़ बनने की बजाय फैसलाबाद के शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गई। इस बात का सबूत थाना बलोचनी पुलिस की एक इंतहाई गैर कानूनी हरकत से मिला, जिसमें उन्होंने सूद की रकम अदा न करने पर एक मेहनत कश ख़ानदान को गैर कानूनी हिरासत में रखा। थाने में गिरफ्तार करके उनको थाना के फर्श पर बिठा दिया। इस तमाम तर वाक़या की मोबाइल फुटेज 41 ने हासिल कर लिया। मोबाइल फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह गुलाम अली अपने वालिद, अपनी बीवी नासरा और शीरख्वार बच्ची के हमरा थाना के कमरा में फर्श पर बैठा हुआ है और उसकी बिलखती भूख से बच्ची को उसकी वालदा वहां पर मौजूद अहलकारों की मौजूदगी में दूध पिलाने पर मौजूद है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार उनकी निगरानी के लिए मौजूद है और इस खानदान को गिरफ्तार करने वाला ASI लियाकत चीटा बड़े ही सुकून के साथ करीब मौजूद चारपाई पर महवे इस्तराहत है। इस हवाले से जब पुलिस हुकाम से पूछा गया कि ये क्या मामला है, तो जो बलोचनी पुलिस के ज़राए थे उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ये फैमिली एक मुल्ज़िम से मुलाकात करने के लिए आई थी, जो इंतज़ार में बैठी थी। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर वो फैमिली मुल्ज़िम से मुलाकात के लिए आई थी, तब भी उनको थाना में कमरा के फर्श पर बिठाकर उनकी तजलील करना इंसानी हकूक़ की सख्त खिलाफ वर्जी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की ज़िले सदर PTI फैसलाबाद सजाद हैदर के घर आमद। इनसे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अपोजिशन के साथ काम करने के लिए तैयार है। शहबाज गिल PDM नाकाम हो चुकी। गिलगित में इनके साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। 2023 में इनका मुकाबला फिर इमरान खान से होगा। दुनिया में सबसे पहले औरतों के हुकूक की बात हमारे दीन ने की। PDM जलसे में औरतों को आने की इजाज़त नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ के आने से नून लीग और पीपल्स पार्टी रीजनल जमातें बन चुकी हैं। हम अपोजिशन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, ये कहना था शहबाज गिल का। PDM नाकाम हो चुकी। गिलगित में उनके साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तहरीक इंसाफ के आने से नून लीग और पीपल्स पार्टी रीजनल जमातें बन चुकी हैं। 2023 में उनका मुकाबला फिर इमरान खान से होगा। दुनिया में सबसे पहले औरतों के हुकूक की बात हमारे दीन ने की है। PDM जलसे में औरतों को आने की इजाज़त नहीं दी गई, ये कहना था शहबाज गिल का। विजिट वीजे पर मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तानियों को विजिट वीजे पर मुत्तहिदा अरब इमारात जाने की इजाज़त मिल गई। UAE हुकाम का 30 अगस्त से टूरिस्ट वीजे खोलने का फैसला कर लिया गया। टूरिस्ट वीजे का हसूल कैसे होगा, आपको इस खबर से आगाह करते चले। विजिट वीजे पर मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तानियों को विजिट वीजे पर मुत्तहिदा अरब इमारात जाने की इजाज़त मिल गई। UAE हुकाम का 30 अगस्त से टूरिस्ट वीजे खोलने का फैसला कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी बताएगा। विजिट वीजे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों के लिए अच्छी खबर है, वो सामने आई है। UAE गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानियों को भी विजिट वीजे पर UAE जाने की इजाज़त है वो मिल गई है और ज़राए के मुताबिक UAE के काम का 30 अगस्त से टूरिस्ट वीजे खोलने का फैसला है वो किया गया है और टूरिस्ट वीजे के हसूल के लिए मुसाफिर को WHO की मंजूर शुदा किसी भी एक कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना है वो लाजमी होगा, जबकि मुसाफिर को वीजे के हसूल के लिए ICA या अल हुसन ऐप पर वैक्सीन सर्टिफिकेट के जरिए रजिस्टर है वो करवाना होगा, जिसके बाद टूरिस्ट वीज़ा जो है वो 30 और 90 दिनों के लिए है वो जारी किया जाएगा, जबकि मुसाफिर को UAE रवानगी से कबल PCR रैपिड टेस्ट करवाना लाजमी शर्त बना दी गई। लिहाजा 30 अगस्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक के लिए मुसाफिर के लिए ढाका अरब अमारात ने जो टूरिस्ट वीज़े खोलने का फैसला है वो कर लिया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का अहम फैसला। मकामी हुकूमतों के अलग अलग अकाउंट्स बनाने का भी फैसला कर लिया गया। आपको एक अच्छी खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद के शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का अहम फैसला। मकामी हुकूमतों के अलग अलग अकाउंट्स बनाने का भी फैसला कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी बताएगा। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो यहाँ पर अभी जो भी फंड्स के मामला आता है, जो भी ताख़ीर होती है, तो उससे निमटने के लिए यहाँ पर ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि जिनसे
फौरी तौर पर फंड्स रिलीज़ करना मुमकिन हो सके। तो इस सिलसिले में मुकामी हुकूमतों के अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मुकामी अकाउंट्स है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी ग्रास रूट लेवल पर फंड्स लगाने हैं, कोई भी डेवलपमेंट करवानी है, मामूली सफाई का मसला है, इस सिलसिले में कोई पैच वर्क होने वाला है या थोड़ी लागत का जो भी मसला है, तो उसमें फौरी तौर पर वहाँ पर फंड्स रिलीज़ किए जा सकेंगे। इससे कबल फंड्स रिलीज़ करवाने के लिए सिटी सतह पर जो है वो बार बार लिखना पड़ता था, जिसकी वजह से अक्सर ताख़ीर भी हो जाती थी। तो अब इस ताख़ीर से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो उम्मीद ये लोकल गवर्नमेंट हकाम की जानिब से की जा रही है कि अब ग्रास रूट लेवल के सफाई के छोटे मोटे मसाइल है उनसे निपटना आसान हो सकेगा। जो ही ये ज़ाती अकाउंट्स जो मुकामी हुकूमतों के बन जाएंगे तो फिर फंड्स उन्हीं में ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। फंड्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। अदालती अहकामात पर महकमा सुई गैस से मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग किए जाने का मामला। SNGPL ने नौकरियों से निकाले जाने वाले मुलाजमीन को मिलने वाली फ्री सुई गैस की कैटेगरी खत्म कर दी, जबकि पहले से अप्लाई किए जाने वाले मेडिकल और दीगर मराहत भी खत्म करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, महकमा सुई गैस की जानिब से अदालती हुक्म पर फैसलाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों से SNGPL की जानिब से मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग किया गया था। अभी SNGPL की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि ऐसे वो तमाम मुलाजमीन जिनको नौकरियों से फारिग किया गया और उनके घरों में सुई गैस फ्री सप्लाई की जा रही थी, तो उनके सुई गैस की मुफ्त फराहमी जो है वो फौरी तौर पर बंद कर दी जाए। इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी किया गया है और हिदायत जारी की गई है कि उनके जो सुई गैस कनेक्शन लगे हुए हैं उनकी नौयत फ्री से तब्दील करके पेडेड कर दी जाए। इसी तरह ऐसे वो तमाम मुलाजमीन या अफसरान जिनकी जानिब से मेडिकल अलाउंसेस के लिए कुछ अर्सा कबल अप्लाई किया गया था और उनके मेडिकल अलाउंसेस अप्रूव हो चुके थे या अभी पाइपलाइन में थे, तो उनके वो तमाम मेडिकल अलाउंसेस जो हैं वो भी अब ख़त्म कर दिए जाएंगे और किसी किस्म की मराहत जो है वो फारिग होने वाले मुलाजमीन को नहीं दी जाएंगी। SNGPL की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फैसलाबाद से 41 अफसरान और मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग किया गया है और 2 रोज़ कबल ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कैसे वो तमाम मुलाजमीन जो कि 2009-10 में पीपल्स पार्टी के दौर में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नौकरियों पर बहाल हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उन तमाम मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने का हुक्म दिया गया था। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि जंग की सबसे कदीमी तहसील शोरकोट में सुई गैस को आए हुए 15 साल का वक्त गुजर गया, मगर दफ्तर न बन सका, जिसकी वजह से सुई गैस के सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताएगा किन मसाइल का सामना है। शोरकोट में सुई गैस को आए हुए तकरीबन 15 साल का वक्त गुजर गया है, मगर अभी तक महकमा सुई गैस का जो दफ्तर है वो नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से जो महकमा सुई गैस के जो सार्फिन हैं उन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो जो शहरी हैं उन्हें जो गैस के बिल ठीक करवाने के लिए झंग का सफ़र करना पड़ता है, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तय करके जाते हैं। उसमें का जो किराया वो भी लगता है, पैसे के साथ साथ वक्त का भी ज़्यादा होता है। तो मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए कि अभी तक इतने सालों से सुई गैस का दफ्तर नहीं बन सका, तो आला काम से क्या अपील करेंगे? मेरी अपील ये है कि शोरकोट जो है वो जंग की बहुत पुरानी तहसील है, यहाँ पर कोई सुई गैस का दफ्तर नहीं है, तो यहाँ पर सुई गैस का दफ्तर बनाया जाए। तो हम बिल की दुरुस्तगी के लिए हमें जंग जाना पड़ता है, जिससे टाइम भी लगता है और हमारा वक्त का भी ज़्यादा है, खर्चा भी होता है। तो हमारे इससे बेहतर यही है कि शोरकोट पुरानी तहसील है, इसमें एक दफ्तर होना चाहिए जहाँ पे हम इधर से इधर के मामला इधर ही हल किए जा सकें, बजाय इसके कि हम जंग जाएं। जी बिल्कुल, इनका कहना है। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में फेडमी के चेयरमैन काशिफ इशफाक ने अपने इस्तीफे के बाद वजाहती वीडियो बयान जारी कर दिया। इस पर मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल ही फेडमिक से इस्तीफ़ा दिया है और किसी प्रेशर में आके या किसी ऐसी बात नहीं, कुछ दोस्त गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे हूँ। मेरा तकरीबन 3 साल के करीब जो था टाइम वो मुकम्मल हो गया था। नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था, गवर्नमेंट ने मुझे ही चेयरमैन उसका भी बनाया था, बट मैंने ख़ुद अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से, कारोबारी मसरूफियत की वजह से और जो अगले आने वाले बल्दियाती इलेक्शन है या नेशनल के इलेक्शन है उसके लिए इंशाल्लाह मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ।
اور انشاءاللہ یہ گورنمنٹ ہماری ہے. میں نے ڈے نائٹ کام کیا, ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیا, اور اردو کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں ابھی بھی چیئرمین ہوں پاکستان بزنس کونسل کا, جو یو کے پاکستان بزنس کونسل کا میں چیئرمین ہوں. پورے پنجاب کا مجھے سینئر وائس چیئرمین بنایا جو بی این پی گروپ ہے, جو کہ بزنس مین پینل ہے بیسکلی, جو اس وقت فیڈریشن میں برسر اقتدار ہے. تو اللہ کے فضل سے پی وی ٹی سی میں ہوں, فرنیچر کونسل کا میں چیئرمین ہوں. میرے پاس اتنے عہدے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہماری حکومت ہے, میری پوری انڈرسٹینڈنگ ہے وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ سے, گورنر صاحب سے, اور انشاءاللہ ہم اپنے گروپ کا چیئرمین فیڈمک میں نیا والا لے کے آ رہے ہیں. تو یہ تمام افواہیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی کان نہ دھرے. اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کی ملک نواز کے گھر آمد, چچی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا. گزشتہ روز میئر محمد رزاق ملک اور سابق ایم پی اے محمد نواز ملک کی چچی کا انتقال ہو گیا تھا. سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ نے بھی ملک محمد نواز کے گھر جا کر تعزیت کی, مرحومہ کے اظہار ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی. پنجاب ٹیچرز یونین نے سرکاری اسکول میں خواتین اساتذہ کے شیرخوار بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر بنانے کا مطالبہ کر دیا. سیکرٹری کو بھجوائی گئی درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ میٹرنٹی لیو کے بعد اسکول آنے والی خواتین کو اپنے شیرخوار بچوں کو اسکول لانے سے منع کیا جاتا ہے, جبکہ اکثر خواتین کے گھروں میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسکولز میں فیمیل کے بچوں کو رکھنے کے لیے ڈے کیئر سینٹر کی سہولت موجود نہیں ہے. اس حوالے سے پنجاب ٹیچر یونین کی طرف سے سیکٹری اسکولز پنجاب کو تحریری طور پر ایک درخواست بھجوائی گئی ہے, جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو بچے اپنے ساتھ لا کر اسکول میں رکھنا چاہتی ہیں اور جن کے گھر میں کوئی بچوں کو سنبھالنے والا نہیں ہے, ان کے شیرخوار بچوں کو اسکول میں رکھنے کے لیے نہ صرف ڈے کیئر سینٹر بنائے جائیں بلکہ وہاں پر آیا کا بندوبست بھی کیا جائے, تاکہ اساتذہ اپنی ڈیوٹی کے دوران اگر بچوں کو اسکول میں ساتھ لاتی ہیں تو وہ ڈے کیئر سینٹر میں رکھ سکے اور وہاں پر آیا جو ہے ان کی حفاظت کر سکے اور ان کی دیکھ بھال کر سکے. اس حوالے سے یہ مطالبہ جو کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اکثر میٹرنٹی لیو سے واپس آنے والی جو ٹیچرز ہوتی ہیں ان کو اپنے بچوں کو اسکول میں ساتھ لانے سے منع کیا جاتا ہے, لیکن ان میں سے اکثر ایسی مائیں ہوتی ہیں جو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, تو ایسے میں گھر میں کوئی اور سنبھالنے والا بھی نہیں ہوتا ان کے بچوں کو. تو اس لیے حکومت جس طرح کالجز اور یونیورسٹیز میں فیمیل سٹاف کے لیے وہاں پر ڈے کیئر سینٹرز موجود ہیں, سرکاری اسکولز میں بھی ڈے کیئر سینٹرز قائم کرے تاکہ ایسے والدین بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. جھنگ سمیت دیگر اضلاع میں سرکاری اور نجی اسکولوں میں یکساں نصاب تعلیم کے نفاذ کا معاملہ. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے سی ای او سے سرٹیفکیٹ طلب کر لیے. وزیر تعلیم کی جانب سے 30 اگست کو طلب کیے گئے اجلاس میں سرٹیفکیٹس پیش کیے جائیں گے. یکساں نصاب تعلیم پر عمل درآمد نہ کرنے پر اسکولوں کے خلاف کارروائی ہوگی. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے احکامات جاری کر دیے. آپ کو بتائیں کہ جھنگ سمیت دیگر اضلاع میں سرکاری اور نجی اسکولوں میں یکساں نصاب تعلیم کے نفاذ کا یہ معاملہ ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.